बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। पहला टॉपिक है। अच्छा, अब वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मैस m है, इस पर हम फोर्स लगाएं और ये ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है ये हमें क्या बताता है? वर्क डन को बताता है। हम ये बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क हुआ या ऑब्जेक्ट ने कोई वर्क डन किया। ठीक है। अब वर्क के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो यह है कि अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा वर्क डन पैदा होगा, कम फोर्स लगाएंगे कम वर्क डन पैदा होगा। इस तरीके से अगर डिस्प्लेस ज़्यादा करता है तो वर्क डन की वैल्यू भी ज़्यादा आती है, अगर डिस्प्लेस थोड़ा करता है तो वर्क डन भी थोड़ा है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है वर्क डन। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मैंने यहाँ पर लिखा है जी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही हो और अगली बात डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो तो वर्क डन होता है। अदरवाइज हम वर्क डन के लिए हम इसको कभी नहीं लेते कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज़रूर हो रहा है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हम वर्क डन को उस तरीके से F/d से कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक दिस देखें, जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो हमने वर्क डन जब निकाला तो हम सिंपली F और D को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है कि इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं इस वेक्टर फोर्स के। एक कंपोनेंट ये बना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये एंगल थीटा आ रहा है जो डी और एफ के दरमियान है, तो ये जो कंपोनेंट फोर्स का इसको क्या बोलेंगे? एफ कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा। जब मैंने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो मुझे फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट मिल गया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमें कुछ बात मिल गई कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा हो तो उसको प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है जो आपके पास ये वाला केस है, पहला केस है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे थे और यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। इसका मतलब है मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस केस में वर्क डन आ सकता है। तो फिर यहाँ से मैं एक नई डेफिनेशन जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। वो क्या है जी? ये डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ किस केस के अंदर? मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जब एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन आ रहा और उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हम इसको डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है F.D। F.D का मतलब ये हुआ अगर तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है तो जस्ट हम इनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। इस केस के अंदर जब मैंने इसको अप्लाई करना है मैंने जस्ट F और D को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है इस केस का वर्क डन आ जाना है। लेकिन जब आपके पास फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा तो आपको बस कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है इस डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका मतलब है इस केस के अंदर जो ये वाला केस है इसके अंदर फोर्स मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हुई वर्क डन के अंदर, फोर्स का एक कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या कर रहा है और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वर्क डन आ गया। जिसका मतलब है मैं जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर वर्क डन लिख सकता हूँ F.D कॉज ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फिर ये वर्क डन इस एंगल पे डिपेंड करना शुरू हो गया। फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और इनके दरमियान कोई एंगल भी है, तो फिर मतलब है एंगल की इंपॉर्टेंस भी हमारे पास आ गई। फोर्स ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा, डी ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एक एंगल ऐसा आ गया कि जो हम अभी देखते हैं तो इसका मतलब है इस एंगल के साथ उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। मिसाल तौर मैंने इसके अंदर ये केस बनाए हुए हैं। पहला केस ये है कि अगर तो ये दोनों पैरेलल है,
ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल हैं, ये सिचुएशन बन गई। तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसकी जगह थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा FD। और FD आपके पास क्या बन जाएगा, ये मैक्सिमम जितना भी वर्क डन ये फोर्स कर सकती थी डिस्प्लेसमेंट करवाने में, इस डिस्प्लेसमेंट करवाने में, सारे का सारा आपके पास रिजल्ट आ रहा है और ये पॉजिटिव वर्क डन आ गया, ठीक है, इससे इंक्रीज इन एनर्जी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट केस ये है कि अगर ये दोनों फोर्सेस लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रही होती अपवर्ड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ पर, तो हम इस फोर्स की वजह से इस पर वर्क डन जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या है जी, 0 है, तो सारा वर्क डन क्या हो गया, 0। इस मतलब है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है, ना फोर्स का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में आ रहा हो। यानी मैं इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करूं इसके कंपोनेंट्स में, तो इसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या कहता है, एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का कोई ना कोई प्रोजेक्शन आ रहा हो तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मिसाल तौर मैं किसी चीज़ को उठाता हूँ, ये मेरी फोर्स लग रही है, और उठाकर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, सामने चला जाता हूँ, जिस मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा पैरेलल हॉरिजॉन्टल है और फोर्स मेरी वर्टिकल है, तो दोनों में एंगल 90 हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तीसरा केस हमारे पास ये है कि अगर ये दोनों डायरेक्शन में क्या होते, ऑपोजिट होते, अगर डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होते तो हम यहाँ पर एंगल क्या लगाएंगे, 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, इसका मतलब है नेगेटिव वर्क डन स्टार्ट हो गया। नेगेटिव वर्क डन से क्या होगा, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को शायद डिक्रीज कर रहे हो, जैसे बहुत कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको आप सामने से फोर्स लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है और वो थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे को जाएगा और स्लो होता जाएगा, इस मतलब आप उसकी एनर्जी क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन एनर्जी को ये नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब है मेरे पास क्या हुआ, वर्क डन, 3 तरह के सिचुएशन मैंने बात की, जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। जैसे ही आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बनाना शुरू करेगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एक कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है। आप इसको और इंक्रीज कर दें, जब यहाँ ले आते हैं तो आप क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन पर वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके बाद आप एंगल को इंक्रीज करना शुरू कर दें, अब एंगल 90 से बड़ा हो गया, जैसे ही आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा वैसे ही आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव जो है वो आना शुरू हो जाएगा, और 180 पर जाकर मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है जी। तो दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 0 से लेके 180 के दरमियान। तो मैंने सारी सिचुएशंस आपकी इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब वर्क डन को जो है वो हम ग्राफ की सेंस में भी जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पता हो कि कितनी फोर्स लग रही है, क्या कांस्टेंट फोर्स लग रही है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसको हम एक ग्राफ के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन निकलना है उसकी फोर्स का जो ग्राफ बनना है वो क्या बनना है, स्ट्रेट लाइन, कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पहले ये 0 था, पहले यहाँ पर था, फिर x = 1 पे था, x = 2 पे था, ऐसे x = d तक पहुँच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस उसने d ले लिया, ठीक है। तो फोर्स क्या रही, वो जो लग रही थी 10, 5, 7 न्यूटन कुछ भी है, वो कांस्टेंट है। तो हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ हमारे पास आ जाता है। अब जो ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बन गया, अब इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होगा, आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लें। इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होगा उसको कैलकुलेट करें। तो आपको पता है एरिया कैसे निकालेंगे, ये कोई रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को, इसकी लेंथ की विड्थ को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस पे फोर्स आ रही है, एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका सारे का एरिया निकल आएगा। तो फिर हमारे पास एरिया किसके बराबर आ रहा है, जितनी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका प्रोडक्ट ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। यानी आप कह सकते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होता है ये इस फोर्स से होने वाले वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये था जी हमारा टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बात करें, ताकि आपके बहुत से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको मैं इकट्ठा करके
क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो डिज़ाइन करूं, ताकि फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब के जो है ना एक बारी जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके क्वेश्चंस के मुताबिक अपनी वीडियोज़ को डिज़ाइन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।